नमस्कार, स्वदेश विशेष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। इंटरनेट पर किसी सवाल का जवाब या जानकारी ढूंढनी हो, ईमेल लिखना हो या कोई गाना सुनना हो, कोई डिजाइन बनानी हो, कोई एआई इमेज बनानी हो, रिसर्च करनी हो या किसी भी काम को कम समय में करना हो, इन सब में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बहुत कम वक्त में अपना कमाल दिखाया है। भारत ने इसी ताकत को पहचान लिया था और अब इसके लिए बाकायदा सरकार एक रोड मैप बनाने की बात कह रही है। आज स्वदेश विशेष में एआई के इसी ग्रोथ पर करेंगे खास चर्चा। जी हाँ, पूरी दुनिया में एआई का जोर और एआई का शोर दोनों चल रहे हैं और ये बताते हैं कि किस तरह से पूरी दुनिया ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एडॉप्ट किया है। हमारे रोजमर्रा के काम हो, हमारे ऑफिस के काम हो, हमारा बैक ऑफिस का काम हो या फिर हमें एक लेवल अप काम करना हो, उन सभी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब हमारे इकोसिस्टम का हिस्सा बन चुका है और सरकार ने भी इसको पहचान कर इसके लिए बाकायदा एक बड़े रोड मैप की तैयारी कर ली है। मेरे सहयोगी समीर दीक्षित के पास सबसे पहले चलेंगे और जानेंगे कि आखिर सरकार एआई को लेकर क्या विशेष प्लानिंग कर रही है। जी समीर, बताएं। मोदी सरकार की एक बड़ी खासियत यह है कि वो अपने गवर्नेंस में नई और इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी को शामिल करती है ताकि तमाम योजनाएं, सरकारी योजनाएं के डेमोक्रेटाइजेशन में इसका फायदा मिल सके। यही वजह है कि सरकार का अब एक बड़ा फोकस एरिया है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और इसी दिशा में सरकार या यूं कहे वित्त मंत्रालय, थिंक टैंक, नीति आयोग और इंडस्ट्री पार्टनर्स ने मिल करके एक एआई ड्रिवन रोड मैप जारी किया है। रोड मैप का जो बेसिस पॉइंट है वो यही है कि सरकार जो 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य देख रही है उसमें एआई कितनी अहम भूमिका निभा सकता है। आंकड़ों के नजरिए से बात करें तो इसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि अगले 10 सालों में एआई के जरिए ग्लोबल इकोनॉमी को तकरीबन 17 से 26 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी का बूस्ट मिलेगा। सिर्फ भारत की ही अगर बात करें तो तकरीबन 2 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी का बूस्ट इस एआई के जरिए मिल पाएगा और यही वजह है कि एआई को अपनाना है, शामिल करना है अपने तमाम योजनाओं में और इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाना है। लेकिन चिंता इस बात की भी है कि कोई भी टेक्नोलॉजी बिना उस पर अंकुश लगाए या उसके रेगुलेशंस लाए, सरकार ऐसे ही टेक्नोलॉजी को रोल आउट नहीं करना चाहती। यही वजह है कि अब सरकार इसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है इसको भी सख्त करना चाहती है ताकि टेक्नोलॉजी का फ़ायदा भी मिले और ये निरंकुश ना हो जाए। इसके साथ ही साथ सरकार ये भी समझ रही है कि एआई के आने से कुछ जॉब्स पर इम्पैक्ट पड़ेगी, लेकिन ये अपने आप में कई और नई जॉब्स की संभावनाएं बनाएगी। यही वजह है कि एआई बेस्ड अप स्किलिंग पर भी सरकार फोकस कर रही है और इसी के साथ इस रोड मैप को आगे आने वाले वक्त में इंप्लीमेंट करने पर सरकार का जोर बना हुआ है। चलिए, तो सरकार की कोशिश लगातार इस नई टेक्नोलॉजी में जो एक लेवल अप होना चाहिए, जो एक एग्रेशन नजर आना चाहिए, उन सभी पर नजर आ रही है और आज इसी पूरे इकोसिस्टम और इसमें किस तरह से तमाम इंडस्ट्री और बाकी टेक्नोलॉजी प्लेयर्स अपना योगदान दे सकते हैं और कहां मौके हैं, कहां पे क्रिटिकल होकर देखने की आवश्यकता है, इन सभी को आज चर्चा में अपने शामिल करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का एक पैनल मौजूद है। मैं परिचय करा दूं, हमारे साथ शैलेंद्र नाथ झा जी मौजूद हैं जो कि को फाउंडर हैं चेंज इंजन से, ये एआई फोकस्ड स्टार्टअप एक्सेलरेटर हैं। थैंक यू सो मच शैलेंद्र जी अपना समय देने के लिए। हमारे साथ डॉक्टर गीतांजलि भी इस चर्चा में शामिल हो रही हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं नेताजी सुभाष चंद्र यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी से। गीतांजलि, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शैलेंद्र, सबसे पहले मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करूंगा। जाहिर सी बात है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब आया था तो दो तरह के नैरेटिव थे और जो नैरेटिव भारी पड़ रहा था, जाहिर सी बात है वो यही था कि एआई की वजह से नौकरियां जाएंगी और वो हो भी रहा था। हमने तमाम आईटी टेक कंपनियों में देखा भी कि किस वजह से बैक ऑफिस जॉब और बाकी जो डेस्क जॉब्स थी उन सभी पर एक तरह से तलवार लटकी हुई थी या नौकरियां जा रही थी। अब सरकार सीधे कह रही है कि जो इन्वेस्टमेंट है, जो रोड मैप है हमारा, वो तो ऐसा बता रहा है कि इसमें बेशुमार मौके हैं। आप सभी लोग इंडस्ट्री, स्टार्टअप्स जो एक तरह से इसमें कैटलिस्ट का भी काम करते हैं, उन सभी के साथ बड़े करीब से काम करते हैं। अभी वाली स्थिति क्या वाकई मतलब वो जो एक रिस्क वाली बात थी, जो खतरे वाली बात थी, उस नैरेटिव से दूर हो चुकी है और अब कहीं ना कहीं इस ग्रोथ को एक बूस्टर मिलने वाला है?
मेरा मानना ये है कि अभी बिल्कुल खतरे से बाहर तो नहीं है, लेकिन लगभग सरकार अब इस तरीके से देखने लगी है एआई को कि इसको एक खतरे की तरह देखने के बजाय इसको अगर हम एक अपॉर्च्युनिटी की तरह देखें, तो ये तो तय है कि कुछ जॉब्स जो हैं वो ज़रूर जाने वाली है, जो कि बहुत ही क्लेरिकल जॉब्स होती थी। जैसे कि आप टाइप राइटिंग कर रहे हैं या कंटेंट राइटिंग कर रहे हैं या बेसिक डिजाइनिंग कर रहे हैं, तो कुछ जॉब तो डेफिनिटली जाने वाली है, लेकिन ये हर टेक्नोलॉजी के साथ होता है। जब कंप्यूटर भी पहली बार आया था तो कुछ जॉब्स गई थी, लेकिन कंप्यूटर के आने से फिर हमारे पास 10 गुनी और 20 गुनी जॉब्स बढ़ी भी थी। तो मेरा मानना यही है और आई थिंक सरकार का भी यही मानना है और काफ़ी सारी बुद्धिजीवियों का ये मानना है आजकल कि एआई से कुछ जॉब तो ज़रूर जाएँगी, लेकिन एआई के साथ हमारे पास वो पावर है कि अगर हम एआई को सही तरीके से अपनाएँ, तो एआई के ज़रिए हम कई गुना और जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं। और आई थिंक हम लोग ये काफ़ी सारे स्टार्टअप के साथ काम करते हैं और हम देख रहे हैं कि उसके ज़रिए जो अगर हमने सही तरीके से अपनी वर्कफ़ोर्स को स्किल किया, तो हम डेफिनिटली कई गुना और जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं भारत के लिए। बिल्कुल। तो संभावनाओं की ओर जिस ओर सरकार देख रही है, वो संभावनाओं की पूरी तस्वीर बेहतर है। हाँ, लेकिन जाहिर-सी बात है कि पूरी तरह से इसमें दौड़ लगाने के लिए पूरे इकोसिस्टम के बाकी पिलर्स को भी बहुत मजबूती से काम करना होगा। डॉक्टर गीतांजलि, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो सरकार बड़े लक्ष्य देख रही है और जो आज की डेवलपमेंट है, उसे आप कैसे देख रही हैं? डॉक्टर गीतांजलि, आप तक आवाज पहुंच रही है? लगता है डॉक्टर गीतांजलि तक आवाज नहीं पहुंच रही है। शैलेंद्र जी, ये जो ताज़ा डेवलपमेंट हुई है, जो सरकार एक बड़ा लक्ष्य लेकर चल रही है और इन सारी चीज़ों में आपको क्या लगता है, मतलब सबसे बड़ा फोकस एरिया कहाँ होना चाहिए? किस तरह के सेक्टर्स पे भारत के जो स्थितियां हैं, भारत की जो ताकत है, उसके हिसाब से सबसे पहले उनको प्रायोरिटी देनी चाहिए? तो मेरा ये मानना है कि जो जो मौका हमें 1990 और 2000 के आसपास मिला था, जब पूरा आईटी रिवॉल्यूशन आया था और भारत ने उसको दोनों हाथों से लिया था एंड उसी की वजह से इन्फोसिस, विप्रो तरह की बहुत सारी कंपनियां बनी और कई करोड़ों लोगों को रोजगार भी मिला था। आई थिंक हमारे पास वो मौका फिर से है, जब ये नया आईटी रिवॉल्यूशन आ रहा है और आई थिंक भारत के पास वो सही तरीके के लोग मौजूद हैं, वो सारी स्किल्स मौजूद हैं कि अगर अगर सरकार का समर्थन मिला, क्योंकि जब काफ़ी सारे स्टार्टअप्स एआई के साथ एक चीज़ ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है और ये सरकार ने बहुत जल्दी जान लिया है। तो सरकार की जो अब इंडिया एआई मिशन ने भी जो पूरा आउटले निकाला है, वो करीब 10,000 से 12,000 करोड़ का है, व्हिच इज़ रफली $1.5 बिलियन। लेकिन सुनने में बहुत बड़ी बड़ी रकम लगती है, लेकिन अगर आप देखें तो ओपन एआई जैसी कंपनी जो है, उनके पास 40-50 बिलियन डॉलर का खाँचा मौजूद है, ताकि वो उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। चाइना जो है वो आज की डेट में 10 से 15 बिलियन डॉलर की बात कर रही है। तो आई थिंक हमने इस दिशा में कदम बढ़ाना शुरू किया है, लेकिन अभी भी इसको बहुत ज़्यादा ये जो एआई की जो ये जो स्ट्रक्चर है, इसको बहुत ज़्यादा भूख है और ये इट्स अ मनी गज़लिंग थिंग, दैट इज़ व्हाट वी से। तो इसलिए हमें इन्वेस्टमेंट पे डबल डाउन करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ जो हमें करनी पड़ेगी कि हमें अपने आर-एन-डी पर बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, बिकॉज़ भारत ने हमेशा वी आर गुड इन क्रिएटिंग एप्लीकेशंस, बट वी आर नेवर गुड इन क्रिएटिंग न्यू थिंग्स, व्हिच इज़ व्हाट वी कॉल एज़ फाउंडेशनल लेयर। तो अगर हमें भारत को फाउंडेशन लेवल पे काम करना है, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए और रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काफ़ी ज़्यादा फोकस चाहिए। और वो सिर्फ आईआईटीज़ और आईआईएससी जैसी टॉप इंस्टीट्यूट में नहीं हो सकता। उसके लिए हमें इसको भी डेमोक्रेटाइज़ करना पड़ेगा। हमारे हमारे जो पीएचडीज़ हैं और हमारे जो रिसर्च प्रोग्राम्स हैं, उसमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। आई थिंक वो अगर हो पाया, तो आई थिंक भारतीय सक्षम है, क्योंकि यही भारत के लोग हैं जो बाहर जाके विदेशों में जाकर एआई पे और नई-नई टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं। तो अगर भारत सरकार इस पे पूरी तरीके से पीछे खड़ी हो इन्वेस्टमेंट के साथ और जो पूरा का पूरा ढांचा है एक एंटरप्रेन्योर्स का, एक जो स्टार्टअप को क्रिएट करने का, उसमें जितनी भी सहूलियत दी जाए आज के स्टार्टअप्स को, तो मुझे पूरा यकीन है कि हम लोग इस एआई रिवॉल्यूशन में वी कैन बी द वर्ल्ड लीडर्स इन नो टाइम।
सबसे बड़ी बात कि ये पूरी टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट की काफ़ी डिमांड करती है, इंफ्रा की भी काफ़ी डिमांड होती है, और बहुत सी चीज़ें जिस मतलब हम चाहे रेयर अर्थ के केस में देख चुके हैं, बाकी चीज़ों में ये थोड़ा खर्चीला भी है। तो उस हिसाब से भी भारत को आगे के रोड मैप और इसको एक एग्रेशन देना है, तो शायद उस लिहाज से देखना होगा, और उसमें शायद प्राइवेट प्लेयर्स की विदेशी इन्वेस्टमेंट, इन सब का योगदान बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस बीच मैं परिचय करा दूं, हमारे साथ मिस्टर विनोद बाबू बोलीकोंडा साहब जुड़ चुके हैं, जो कि सीईओ हैं ब्लू क्लाउड सॉफ्टटेक सॉल्यूशन से, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी की दुनिया में बहुत ही करीब से देखते आए हैं। विनोद जी, भारत अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इस पूरे इकोसिस्टम में आप देखें तो किस स्टेज में आप देख रहे हैं? हमारा एडॉप्शन लेवल किस स्तर का है? आप लोग तो काफी वक्त से ये सारा प्रोग्रेस और ये सारी ग्रोथ देख रहे हैं। Well, thanks for inviting me, Anand ji. And it's about India has become an emerging and significant player in the global AI landscape. Especially recently, मैं एक बुलेटिन पढ़ रहा था, readiness of frontier technologies, which is recently published by UN. So in that, I see that India has become one of the high demand place, on demand place in terms of investing on the AI related technology. For across the companies across the globe, the companies are looking forward to invest in India. This is what has brought our Indian stage from 36 from 170 to 36 place out of 170 countries that we have been reported in this particular बुलेटिन। सो इससे ये पता चलता है कि एआई एडॉप्शन बहुत ज्यादा हो रहा है एंड हाई ग्रोथ फेज में है अभी। इसमें गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर का दोनों का पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। एज राइटली सेड बाय शैलेंद्र जी, माय को स्पीकर, लाइक इसमें बहुत सारा रिसर्च करना पड़ेगा, लाइक सीओईज बनाना पड़ेगा, क्योंकि ग्लोबल पोजीशन विथस्टैंड करना और उसके बाद ग्लोबल पोजीशन में कंपटीशन देना, सो इट्स बहुत मुश्किल बात है। एंड एट दिस पॉइंट इन टाइम वी आर स्टिल बिल्डिंग अवर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी अक्रॉस इंडिया। Speed and adoption जो रहता है, recent studies on most of the Indian companies across India, half of the Indian companies, especially in the IT sector, started adopting to the AI technology inevitably. जैसे कि शैलेंद्र जी बोला है, so initially when computers have come into life, we had this challenge of accepting it and adapting them. Now this has become one of the part of our lives, and now in a similar way AI technology is also becoming an acceptable thing. Acclimatization के लिए थोड़ा बहुत time लगेगा, and speed and adoption is happening. And most importantly, ये जरूर है बात करने का, like the STEM, close to about 1.5 million STEM graduates are coming annually. So this is a very big talent pool for across India. Now, which is one of the biggest point which we could say India is one of the upcoming and growing place in AI technology. बिल्कुल। तो जाहिर सी बात है, इन सारी ये चीज़ों का निचोड़ यही निकलता है कि ठीक है, हमारी एडॉप्शन पावर स्ट्रांग है, दुनिया भी कहीं ना कहीं, अब चाहे हम कंजम्पशन के लिहाज से देख लें, एडॉप्शन पावर के लिहाज से देखें, या एक स्किल के तौर पे भी, मतलब जितने पैमाने पे हमारे पास ग्रेजुएट्स हैं और बाकी हमारे पास स्किलफुल युवा हैं, उन सभी को संभावनाओं के तौर पर देखना है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या हमारा इकोसिस्टम इस तरह से ट्रेनिंग करने के लिए फिजिबल बन पाया है? मतलब ठीक है, टेक्नोलॉजी तो बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो गीतांजलि, ट्रेनिंग, आर&डी, बाकी चीज़ों पे हमेशा से हमने देखा है कि भारत जो है वहाँ पर बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट करता है, या थोड़ा सा एक रुझान, मतलब आर&डी को लेकर तो हमेशा से ही रहा है कि वहाँ पैसा कम जाता है, वहाँ इन्वेस्टमेंट कम होता है। आपको लगता है ये चैलेंज रहेगा स्किल्स को देना या टैलेंट को फिल कर पाना, जिस तरह की इंडस्ट्री डिमांड आने वाले वक्त में नजर आएगी? Okay. So, very good afternoon to one and all. Thank you for providing me this opportunity, Dr. Gitanjali. So, as we are just living in the world of the AI, artificial intelligence, where we are just, what we are trying to do, हम अपना सारा काम घटाकर सब कुछ अपना काम machines पे देना चाहते हैं, और machines को itself we are only just making them intelligent. किस तरीके से हम अपना सारा का सारा काम मशीन्स की तरह से करवाएं, सो दैट वो ह्यूमंस की तरह सोचें। अगर हम आर&डी की बात करते हैं भारत में, और पेपर्स के फॉर्म में करते हैं, एप्लीकेशंस के फॉर्म में करते हैं, डेवलपमेंट्स के फॉर्म में करते हैं, तो अप्रोक्सीमेटली 14th
is the rank in the India that is contributing to the top AI ML in the data conferences, where they are collecting the information, they are providing the certain opportunities to the researchers in order to develop the certain applications specific to the healthcare, specific to the industry, specific to the farming. किसी भी देश में अगर हम बोलना चाहते हैं कि मॉडर्नाइजेशन आ गया है या डिजिटलाइजेशन आ गया है या एआई प्रॉपर्ली अडॉप्टेड है, तो सबसे फॉरमोस्ट प्रायोरिटी हम देखेंगे वो हेल्थ केयर सेक्टर ने उसको अपनाया है कि नहीं है, एग्रीकल्चर में उसको अपनाया गया है कि नहीं है, फार्मिंग में उसको अपनाया गया है कि नहीं है। अगर हम हेल्थ केयर सेक्टर की बात करते हैं, R&D के अंदर अगर हेल्थ केयर सेक्टर की बात करते हैं, so we are saying that adoption of the AI technologies in the India by the top companies is approximately 30% as compared to the other countries, other developing giant countries. If we are talking about the US, if we are talking about the China, if we are talking about the Europe. So yes, future in terms of the AI in India, if we say, so we need to be highly dependent on the domestic hardware and the software infrastructures. जहाँ पे हम LLM, GPUs, hardware on the software, India में ही अगर design करें, develop करें, then it will provide the more opportunities to the Indian people or to outside the countries as well, where we are developing or we are generating our own systems, our own languages. Along with that, if you are talking about the legalities, because कोई भी organization, चाहे हम इंडिया की बात करते हैं या इंडिया से बाहर की बात करते हैं, वो तभी फुली अडॉप्ट करेगी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जब तक कि वो प्रॉपर्ली एथिकल नहीं है या प्रॉपर्ली सिक्योर नहीं है, फोरेंसिक टेस्टेड नहीं है. सो इन दैट केस R&D further needed to be there in regulating the certain ethical issues, the legal issues, what are the different policies we are making according as we are talking about the NEPs nowadays. So they are the certain ins and outs of using the NEPs. वो तमाम पहलू हैं, शायद इन सब को मतलब किसी भी टेक्नोलॉजी को केवल हमें इस लिहाज से नहीं देखना होगा कि वो आगे बढ़ती रहे या हम उसको कितना बेहतर अडॉप्ट कर रहे हैं, बल्कि उसको सपोर्ट करने वाले या उसके लॉन्ग रन में जो तमाम पिलर्स हैं, तमाम चीज़ें हैं, वो कितने सही हैं. हमारे इन्वेस्टमेंट से लेकर हमारा टैलेंट पूल, हमारे इंस्टीट्यूशंस में स्किल्स को बेहतर बनाना और इसके साथ ही दुनिया के साथ, चूंकि मतलब हम डेमोग्राफी और बाकी लिहाज से जिस हिसाब से हमारा साइज है, तो हमें हमेशा इस बात का कहीं ना कहीं एडवांटेज रहेगा कि कोई भी चीज़ कंजम्पशन बहुत स्तर पे होगी, बड़े बड़े पैमाने पे होगी, तो उस लिहाज से क्या हमारा पूरा इकोसिस्टम तैयार हो पाएगा. तो स्वागत है आपका ब्रेक के बाद. जो दर्शक ब्रेक के बाद जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें, आज हम चर्चा कर रहे हैं सरकार के उस रोड मैप की जो खासतौर पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पूरी दुनिया को, उसके आगे के पद को बहुत ही बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने वाला है. ये कितना काफ़ी है और क्या करने की आवश्यकता है, इन सारे पहलुओं पर हमने ब्रेक से पहले चर्चा की. अब ज़रा आते हैं चुनौतियों पर, और सबसे बड़ी चुनौती डेटा प्राइवेसी की है. और जाहिर सी बात है उसके लिए भी निगरानी तंत्र, रेगुलेशंस, बाकी सारी चीज़ें बड़ी आवश्यक हो जाती हैं, जिसका सरकार ने साफ तौर पर अपने इस पूरे रोड मैप में जिक्र भी किया है. तो शैलेंद्र जी, वो जो प्राइवेसी वाली बात है या रेगुलेशन की बात है, मतलब इतने सालों में हम तरक्की जैसे जैसे करते जा रहे हैं, ये एक पक्ष ऐसा है जहां पर कहीं ना कहीं ब्रीचिंग होती ही होती है. कंपेयर टू ऑल अदर टेक्नोलॉजीज, एआई इज वन टेक्नोलॉजी जहां पे इसका मिसयूज होने के चांसेस बहुत ज्यादा है. इनफैक्ट ये भी हो सकता, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, इसका क्या प्रूफ है कि मैं ही आपसे बात कर रहा हूं और मेरा कोई क्लोन या कोई और इंसान मेरे भेष में आपसे बात नहीं कर रहा हूं. तो वीडियो स्पूफिंग, वॉइस स्पूफिंग, ऑडियो स्पूफिंग, डीप फेक वीडियोस और डेटा, बिकॉज ये सारा का सारा डेटा जो है जो एक सेंट्रलाइज सिस्टम में बैठता है और उसके मिसयूज होने के, उसके मिस इंटरप्रेट होने के, लाइक अगर आज की डेट में अगर आप चैट जीपीटी पे या किसी पे कुछ सवाल पूछते हैं तो चैट जीपीटी आपको कुछ अपने मन से बना के भी कहानी सुना सकता है और अपने मन से बना के भी डेटा दे सकता है. तो इसकी पूरी वेरासिटी को देखना और इसके एथिकल इश्यूज को मेजर करना, ये एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है जो कि शायद आज से पहले कभी भी इतने बड़े चैलेंज की जरूरत नहीं पड़ी थी. तो एंड मे बी दैट इज द रीजन व्हाई वी नीड टू टेक केयरफुल स्टेप्स, स्लो स्टेप्स बट केयरफुल स्टेप्स, सो दैट वी डोंट लेट दिस गो आउट ऑफ आवर हैंड. एंड आई थिंक सरकार के जो नीतियां हैं वो इसी दिशा में बढ़ रही है कि हम धीरे धीरे बढ़े, लेकिन हम बहुत ही समझदारी से बढ़े.
और तभी जरूरी है कि हम हमें शायद हर एक स्टेप को या जितने भी इसके अलग अलग पहलू हैं उन सब को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रेक्टिफाई करना होगा, रीजनिंग के साथ आगे बढ़ना होगा। एक चीज़ विनोद जी मैं आपसे समझना चाहूँगा कि जितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है या जितना एग्रेशन दिख रहा है ये काफ़ी है इस बड़े लक्ष्य के लिए? आपको लग रहा है कि थोड़े रोड ब्लॉक्स हैं अभी? बहुत सारे रोड ब्लॉक्स हैं आनंद जी इसमें। जैसे कि इससे पहले बताया था कि हार्डवेयर हैज बिकम वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज, बहुत बड़ा रोड ब्लॉक है, अवेलेबिलिटी ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर। एंड सेकंड इज दैट डेटा प्राइवेसी, एज राइटली सेड, सो दैट्स वन ऑफ द रोड ब्लॉक। इन्वेस्टमेंट वाइज अवेलेबिलिटी ऑफ द टैलेंट पूल और ट्रेनिंग द टैलेंट पूल जो भी है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है इसमें। सो इन चैलेंजेस को पार करने के लिए एक कॉम्प्रहेंसिव सोल्यूशन से आना पड़ेगा, जैसे कि COEs बनाना पड़ेगा हर एक जगह में, सेंटर ऑफ एक्सलेंस। जैसे कि हम बनाना शुरू किया है, जैसे कि कुछ यूनिवर्सिटी से टाइप करके COEs लॉन्च किया था। उन COEs में ये जो भी टेक्नोलॉजीज है इंडस्ट्री पार्टनर्स को लेके आके उनको जमा करके उनसे जो भी AI इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो इन्वेस्ट करना शुरू किया है। जैसे कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट, आर द की फैक्टर टू ब्रिंग द AI टू अ बेटर पेस, आनंद जी। बिल्कुल अहम बात आपने कही। मेरे पास समय कम है, मैं आखिरी सवाल के साथ डॉक्टर गीतांजलि आपके पास आना चाहूंगा। जिस सवाल को विनोद उठा भी रहे हैं कि मतलब क्या हमारे इंस्टीट्यूशंस, मतलब मैं उन इंस्टीट्यूशंस की बात नहीं कर रहा जो स्पेसिफिकली शायद इस तरह की टेक्नोलॉजी और बाकी चीज़ों में लंबे वक्त से काम करते आए हैं, उसके बावजूद जो हमारा साइज़ है उस हिसाब से अगर देखें क्या हमारे इंस्टीट्यूशंस तैयार हैं या हमारे पास उस तरह की फैकल्टी मौजूद है जो इस तरह के साइज़ में AI स्किल्स वाले ग्रेजुएट्स तैयार कर सके, तमाम टैलेंट्स को सप्लाई कर सके? जैसे कि हम धीरे धीरे स्विच कर रहे हैं CPU से GPUs में, बहुत सारे सेंटर ऑफ एक्सीलेंसेस, बहुत सारे कॉलेजेस ने, यूनिवर्सिटीज ने अडॉप्ट किया है। क्योंकि हम जैसे ही AI की बात करते हैं, रियल टाइम एम्पावरमेंट की बात करते हैं, डेटा हमारा हर मिनट हर घंटे जनरेट हो रहा है। उस डेटा को प्रोसेस करना, उस डेटा को एनालाइज करना, उसको समझना, उसके लिए हमें डेफिनेटली बहुत ही हाई प्रोसेसिंग पावर की मशीन्स चाहिएगी। तो CPU अकेला वो काम ना करे, वो नहीं करे, और रियलिस्टिक एनवायरनमेंट में हम GPU से उसको रिप्लेस करें, तो कई यूनिवर्सिटीज में बहुत अच्छे से ग्रोथ हो रही है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने अडॉप्ट भी किया है, सरकार भी बहुत हेल्प कर रही है कि हम किस तरीके से अपने AI को फुली अडॉप्ट करें अपने एनवायरनमेंट के अंदर। सो कैन वी आर नॉट ओनली जस्ट प्रोसेसिंग द इंफॉर्मेशन, वी आर real time just gathering what we are getting or what we are providing as an output to the environment. So we can say that along ये with, तमाम चीजें हैं और शायद जितने स्टेक होल्डर्स हैं, मतलब इंस्टीट्यूशंस, इसके अलावा जिस तरह के पूरे इकोसिस्टम को सपोर्ट करने वाले स्टार्टअप्स हों, इंडस्ट्री प्लेयर्स हों, इन्वेस्टर्स हों, शायद उन सबको और ज़्यादा तेज़ दौड़ने के लिए सरकार के सपोर्ट और बाकी चीज़ों की तो आवश्यकता है ही। उसके अलावा पूरी दुनिया को एक उदाहरण के तौर पर देखना, जहां बेहतर काम हो रहा है वहां को किस तरह से अडॉप्ट करना है, इन सारी चीज़ों पर और ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करना होगा, तब हम इस बड़े लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे। शुक्रिया करेंगे मिस्टर विनोद। इसके अलावा बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जी, आपका भी इस चर्चा में जुड़ने के लिए। डॉक्टर गीतांजलि, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अपने इनसाइट्स के लिए। अच्छी चर्चा रही और आगे भी आप सभी का समय हम इस तरह की चर्चाओं में लेते रहेंगे। चलिए, उम्मीद करते हैं स्वदेश विशेष में आज की चर्चा आपको पसंद आई हो। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ET Now स्वदेश। नमस्कार।